अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम एक दो कैलकुलेशंस आपके ज़ुम्मा लगाई थी, इंटीग्रेशंस और आर यू को फाइंड आउट करना, तो क्या आउटपुट है उसके बारे में? यस सर की थी, माशाल्लाह होगी वो। आउटपुट में वही आंसर आया जो वो स्लाइड पे गिवन था, 6447 समथिंग। चलें, आर यू से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें पूछते हैं। मैं ज़रा अभी अटेंडेंस लगा लूँ। यस सर। अब्दुल रहीम रऊफ़। यस सर, अब प्रेजेंट। ठीक है। अब्दुल सुबहान। यस सर। ठीक है जी। अली हसन। प्रेजेंट सर। ठीक है। अमीर हमज़ा। ये अमीर हमज़ा को कहें कि ये रेगुलर है, ये अब लास्ट में पहले भी खैर एब्सेंटीज़ हैं, अब भी एब्सेंट होना शुरू हो गया। आसफ रहमान। यस सर। दानियाल अली। प्रेजेंट सर। ठीक है दानियाल, आप भी आते रहा करें। एहतिशाम। प्रेजेंट सर। ठीक है। फ़िरोज़ अहमद ख़ान। फ़िरोज़ नहीं है। हमील ज़फ़र। यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। हुमैर अनवर। प्रेजेंट सर। ठीक है। मियाँ मोहम्मद उमैर। नहीं। मोहम्मद आसफ मजीद। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद जुनेद असलम। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अबू बकर आज़म। यस सर। मोहम्मद अबू बकर आज़म है। यस सर, अबू बकर आजम प्रेजेंट। ठीक। मोहम्मद आकब ज़हूर। सर। ठीक है। ओके जी। मोहम्मद असद अशरफ। मोहम्मद बिलाल बाबर। बिलाल बाबर नहीं है जी। ओके जी। मोहम्मद बिलाल जुनैर अज़हर। प्रेजेंट। ठीक है जी। मोहम्मद हुसनैन। मोहम्मद हुसनैन नहीं है जी। मोहम्मद मोइस सईद। मोइस सईद भी नहीं है। मोहम्मद रिहान ताहिर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद शाज़ेब अशफाक। मोहम्मद शाज़ेब ये भी नहीं है। मोहम्मद उस्मान। प्रेजेंट सर। ठीक है। मुकर्रब अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। उमर शाहिद। उमर शाहिद भी नहीं है। रज़ा फैज़। ठीक है जी। रज़ा ओके। उसामा अफजल। प्रेजेंट सर। ठीक है। वलीद मुख्तियार। प्रेजेंट सर। ठीक है। जैद इश्तियाक। प्रेजेंट सर। ठीक है। हाँ जी। लेट कमर जान। सर मोहम्मद तैयब का आपने नाम नहीं लिया था। मोहम्मद तैयब का नाम ही नहीं लिया।
सर 025 मोहम्मद तैयब की तो लगी हुई है, मोहम्मद तैयब लगी है। हाँ जी, और कौन है जी? सर 025 उमैर, आप हमेशा हमारी Sir, 022. सर 018 25 उमैर, ठीक है। जी सर। मैंने कहा कि आप हमेशा हमारी अटेंडेंस के बाद ही आते हैं, तो ये वक्त बदल दें जाते जाते। Sir, सर 022. असद अशरफ यस सर। भी है, असद अशरफ भी तकरीबन इसी टाइम पे पहुंच, फिरोज अहमद खान। नहीं सर, वो पहले आप Yes, sir. मतलब मीटिंग 11 बजे आया था, तब स्टार्ट नहीं थी तो। चलें, अच्छी बात है, फिर वापस चले गए। अच्छा जी, नहीं सर, और 5 मिनट वेट किया था। Sir, मेरी होगी? मेरी से मुराद फिरोज लग गई है। Yes. चलें, Thank you. खैर एनी। अच्छा जी, आपने ऑनलाइन जो आपका पोर्टल होता है online.umt.edu.pk, उसके ऊपर आप लोगों ने अपने तीनों क्विज़ेस के मार्क्स वगैरह देख लिए हैं ना सबने? यस सर, देख लिया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Thank you. तो मेरे पास जो बहुत देर के बाद जो केसेस आते हैं ना, मैं उनको कम कम में डील करता हूँ, क्योंकि मैं टाइमली चीज़ें लगा देता हूँ और टाइमली केस को। मैंने वहाँ पे बड़ी देर से लगाए हैं, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे और एवरीथिंग इज़ फाइन, आई होप सो। तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपने मार्क्स वगैरह देख लिए और हमें इससे रिलेटेड यानी कि कोई पर्टिकुलर इशू नहीं है, ठीक है। सो बाकी है कि थोड़ी एफर्ट भी साथ साथ इंक्रीज़ करें विद द पैसेज ऑफ टाइम। और आरयू की कैलकुलेशंस का कुछ कहा था और इंटीग्रेशन के ऊपर कुछ आपके ज़िम्मे काम लगाया था, तो एक कमेंट आया है कि उन्होंने जी इंटीग्रेशन की है, उनके अलावा बाकी कोई और स्टूडेंट बताएगा कि जिसने क्वार यू को कैलकुलेट करने की कोशिश की हो, और अगर किया तो वो यानी कि क्या अप्रोच यूज़ की थी वगैरह वगैरह। हम्म? सर ये अब्दुल के साथ ही जो उसने किया था, मतलब वही देखा था जो इसने ट्राई किया था। ठीक है जी, सर अटेंडेंस लगा दें। जी अटेंडेंस। बड़े अफसोस की बात है यार, आप लोगों को 26 लेक्चर हो गए और अभी तरीक़ाकार नहीं पता चला। आपको कहा कि जो अटेंडेंस के टाइम पे आ जाए ठीक है, उसके बाद फिर एंड पे जब कोई क्यूरी उस पर बताए। हम आर यू की कैलकुलेशन पूछ रहे हैं, आप अटेंडेंस लगवा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा अपने तरीक़ेकार को जो है ना वो चेंज करें। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप बीच में अटेंडेंस लगवा रहे हैं। हाँ जी बताएं जी, आर यू की जो कैलकुलेशंस हैं। यस सर। यस सर सर। दो ने तो बता दिया है ना, बाकी बाकी लोग मुझे बताएं ना कि क्या कैलकुलेशंस। अली हसन आपने की, आसफ रहमान, दानियाल, फिरोज, हमील, क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या करते हैं आप लोग आजकल? उस्मान, उमैर, आकब, ज़ोहर, आसिफ। यस सर सर, आर यू की वैल्यू कैलकुलेट की और बाद में वो डेल यू की वैल्यू आई ऊंचा हुई। बोलें थोड़ा सा। सर वैल्यू कैलकुलेट की हुई है डेल यू की, वो आखिर में सर आंसर आया जो। नहीं, आर यू की वो बहुत लंबी कैलकुलेशन तो उसकी है नहीं कि बता ना सके, तो कैसे आर यू कैलकुलेट किया आप लोग? सर आर यू की वो 0.2870 सर समथिंग आई। प्यारे भाई ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि वैल्यू नहीं आई, मैं कह रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन की है आर यू, मतलब क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल करके आर यू निकाला? सर इंटीग्रेशन की हुई है। इंटीग्रेशन के लिए तो वो कुछ और आंसर फाइंड आउट करने के लिए कहा था। और जी कोई बताए जी, आकब, ज़हूर, आसिफ। सर मैं बताऊं सर? यार तुम्हें क्या कोई इनाम दें? अब एक दफ़ा जब मना कर दिया है तो बात फॉलो नहीं कर रहे आप।
आप कोई खजांची हैं पूरी ओके सर। क्लास के, सॉरी या सर। आपका जो ग्रेड है बाकियों को मैं बांट दूं, हर एक के इनफरादी तौर पे मार्क्स नहीं लगने, बाकियों के मुझे पूछने देना। ये थोड़ा है कि एक मैंने क्लास में एक बंदा रखा हुआ है जो कि बाकी क्लास के भी फंक्शंस अटेंड कर रहा है, मजाक थोड़ी है। हाँ जी, ज़ैद इश्तियाक, आपने क्या कैलकुलेशंस की, इंटीग्रेशन वगैरह, या आर यू की, या वलीद मुख्तियार ने, या उसामा अफजल ने, एहतशाम ने, रज़ा फैज़ ने, मुकर्रब, तैयब, शहज़ेब, जुनैद, हुसनैन, बिलाल बाबर, आसिफ, आकिब, ज़ोहर, उमैर की क्या मामलात हैं आप लोगों के? सर मैंने तो बताया आपको कि मैंने जो अब्दुल रहीम से थोड़ा शेयर किया था वही देखा है उसका, ये आपने बताया था। हाँ जी, क्या है जी बाकियों की क्या सिचुएशंस हैं? तो कोर्स को क्लियर नहीं करना बाकियों ने? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है, कोर्स नहीं क्लियर करना चाहते? सर चाहते हैं सर। तो किस तरह से क्लियर होगा, बगैर पढ़े? नो सर। ये जितनों की मैंने अटेंडेंस लगाई ना, सारों की मैंने अभी एब्सेंट मार्क कर देनी है। ये कोई लोहे की अटेंडेंस नहीं है, क्योंकि कोई पार्टिसिपेट नहीं करे। एक तो आप लोगों ने काम नहीं किया हो, और एक आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ऑकवर्ड वे, यहाँ पे एक नैनो सेकेंड्स लगने में सबकी वैसे ही एब्सेंट मार्क कर देनी। तो क्लास पार्टिसिपेशन से मेरा गर्ज़ है, ये आप अटेंडेंस लगाने के लिए, रजिस्टर्स फिल करने के लिए नहीं मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो आप मुझे वन बाय वन बताएं कि क्या इशू था, क्या उसने फाइंड आउट किया नहीं किया, करना है नहीं करना, क्या तासरात क्या हैं। अब्दुल रहीम के साथ कौन, उसामा अफजल कह रहा था मिल के काम किया? यस सर। हाँ जी एलियसन, आपका क्या सिनेरियो, आपने काम किया है या कोई फ्यूचर में इरादा रखते हैं, क्या मामला है? सर जी वो मैंने आपका लेक्चर सर जी रिकॉर्ड सुना था, लेकिन मुझे सर जी इसका याद नहीं रहा था ये इसको फाइंड करना, तो सॉरी सर। अब्दुल सुबहान, क्या सीन है? अबू बकर आज़म, आपका क्या सिनेरियो है? ये मैं बाद में अटेंडेंस भी थोड़ी अपडेट करता हूँ, ये माइक इधर छोड़ के अटेंडेंस के बाद निकल जाते हैं सारे। सर हाँ वो जी याद अबू नहीं बकर रहा। आज़म, अच्छा नहीं तो किया। कोई बंदा रखें याद करवाने के लिए। अब्दुल सुबहान अली, आसिफ रहमान, आपका क्या सिनेरियो है? सर थोड़ा सा किया था सर। थोड़ा सा जो किया वो मतलब थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, क्या किया था? सर इंटीग्रेशन की थी, इसका सर मोदर मास का फार्मूला यूज किया था। अच्छा, तो फिर फाइंड आउट क्या किया इंटीग्रेशन करके? सर मतलब आर इज इक्वल टू के जे वाला फार्मूला लगाया था। हम्म, अच्छा दानियाल अली, आप तो मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर में नहीं थे। यस सर, वही देख रहा हूँ। यानी कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फिर आपकी हुई। हमील जफ़र, फिरोज अहमद खान, सर नहीं किया। नहीं वो तो फील हो ही रहा है, वो तो मुझे पता ही होता है कि आप नहीं करते। क्या वजह क्या है, वो तो मुझे पता है कि नहीं, आप काम बिल्कुल भी नहीं, कोई भी पूरी क्लास नहीं काम करती, सर वो एक्चुअली तो भूल गए सर। अंडरस्टूड सी बात है। ये जितना ही भूल गए हैं, सब में एक ही किट लगी हुई है, कंट्रोलर से कमांड गई है सर फॉर। मोस्टली ऐसा होता है जब करने लगते हैं ना तो ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़े बहुत जो नहीं आ रही होता ना तो सर हुई नहीं तो भूल गए। अच्छा, जी सर। हाँ जी मोहम्मद उस्मान, यस सर सर। हाँ जी, तो किया है कोई काम वगैरह?
यस सर। सर वो जो इक्वेशन था हमारे पास, सी पी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी सी टी स्क्वायर ऑफ डी टी क्यूब का, जी जी उसकी वैल्यूज फिर बाद में उसकी सर हमने इंटीग्रेशन की है, ठीक और है। जो आर यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की ना सर, हम्म, तो बाद में सर उसमें हमने पुटिंग कर दी जो हमारे पास ऊपर फार्मूला था गिवन था। ठीक है। तो वो क्वेश्चन यही है कि आर यू की डायरेक्ट तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि टेबल में आर यू की वैल्यू गिवन नहीं है, आर यस की सर। जस्ट गिवन थी। तो यस आर यू सर। की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कुछ काम जो किया हो, बाकी बातें यस ठीक सर। हैं आपकी। तो कुछ यस सर। किया था आर यू की कैलकुलेशंस के लिए? यस सर। सर वो मोलर मास का फार्मूला जो था वो यूज किया। हम्म। यस। उमर अनवर, हैं जी, मोहम्मद आसिफ, बिलाल बाबर, हुसनैन, जुनेद असलम, शाहजेब अशफाक, यस सर। सर जुनेद असलम मीटिंग के अंदर ही है शायद। हाँ तो क्या ख्याल है, बाहर कर दें मीटिंग से उसको? तो पूछ रहा हूँ तो कुछ खुद से कोई बताएगा ना, उनको तो लोग खुद से होश होनी चाहिए ना, या पता करने जाऊँ उनके पीछे। हाँ जी मुकर्रब, आप बताएं किया काम आपने? नहीं सर, याद नहीं था रहा। तैयब ने? नहीं सर। सही। तो ये ओवरऑल आउटपुट है जो कि आप लोग कोर्स के बारे में पुट करें, ठीक है। तो ये वक्तन फ़वक्तन आपको याद दहानी करवाना या आपको हकीकी तस्वीर दिखाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको देख के आप अपने ख्यालात बनाया करें, आप अपने ज़हन सेट किया करें कि आप काम करते क्या हैं। अजीब वैसे आप लोगों ने मजाक बनाया वो अपने साथ खुद ही, आई डोंट नो कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है बाकी कोर्सेज में, या आप क्या काम करते हैं, कोई पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट देख के तो दूर दूर तक नहीं मुझे लगता कि साउथ अरे इवेंचुअली यू आर अ पार्टिसिपेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग करने आए हुए हैं और आप हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे मेरे से कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं किसी और से पढ़ रहे हैं, तो इवेंचुअली आई डोंट नो कि पता नहीं आप क्या लर्न करना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या ख्वाहिशात हैं आपके। तो जब डिग्री जब आपने लेनी है तो उसमें कोई कोई अता पता भी तो हो ना आपको, कोई कोई मजाक ही आप कर रहे हैं अपनी शख्सियत के साथ। अब आप लोगों का अपना इनफरादी तौर पे फ्यूचर है, क्योंकि मेरा फ्यूचर डिफरेंट, आप लोगों का डिफरेंट। सो आई डोंट नो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लम्हा फिक्री है, ठीक है। लेकिन आपकी चूंकि उम्र नहीं है लम्हा फिक्रिया वाली, तो इसलिए आप किसी जुगाड़ के चक्कर में, जो कि गलत बात है। हाँ जी अब्दुल रहीम, क्या किस तरह आर यू कैलकुलेट किया, जो आप कह रहे थे कि मैंने आर यू कैलकुलेट किया? यस सर। आर यू का जो यूनिट्स है, आपने कहा था यूनिट्स को देकर उसकी वैल्यू निकालनी है आर यू की। आर यू का यूनिट है किलो जूल पर किलो मोल। तो आपने दो वैल्यूज बताई थी, एक आर की और एक मोलर मास की। इन दोनों को यूज करके हमने आर यू निकालना है। तो आर की जो वैल्यू है वो किलो जूल पर किलोग्राम है, और मोलर मास की जो वैल्यू है वो किलो मास पर किलो मोल है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलो मास से किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो बचता है यूनिट वो किलो जूल पर किलो मोल बचता है, जो कि आर यू की वैल्यू बनती है। यानी कि अगर हम बिल्कुल मोलर ठीक मास, आ गया था। जी बिल्कुल सही आ गया था। यानी कि इन शॉर्ट आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने ये सीखा है कि आर यू को कैलकुलेट करने के लिए आप मोलर मास और आर से उसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
और बाकी रहेगी बात, जो ग्रुप स्टडीज़ वाले होते हैं या टोटके वाले लोग होते हैं, उनको फिर इवेंचुअली इल्म भी उतना ही होता है जितना ग्रुप में इल्म आ रहा होता है। पढ़ने से इल्म आता है। अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं देन, और नुस्खे अगर लेने हैं तो नुस्खों से फिर जो है ना वो लिमिटेड नॉलेज ही आता है, जो जस्ट गुजारा करवा रहा होता है। सो खैर अभी तो खैर ऑनलाइन एक सेटअप है, और मुझे बहुत एक अजीब सा फील होता है जब मैं आप लोगों को कुछ बता रहा होता हूँ और आप आगे से इग्नोरिंग फेज़। और आई विश कि ये कोई प्रॉपर एक सेटअप होता जहाँ पे आप लोगों को समझाया जाता, आपके चेहरे भी मेरे सामने होते और मुझे पता लग रहा होता कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक ब्लैंक सेटअप है, और मैं बड़ा अफ्रेड हूँ आप लोगों के फ्यूचर के बारे में कि आप लोग एक यू आर पेइंग द फ़ी, और आप पता नहीं आप लोग क्या करना चाह रहे हैं अपने साथ या क्या है। इवेंचुअली आपका एक फ्यूचर है, और सून यू आर गोइंग टू लीड अ फैमिली, और अभी तो पेरेंट्स आपको कर रहे हैं पे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्यों नहीं है सिंसियर। आप अपनी ज़ात के साथ ही सिंसियर नहीं है, और जो बंदा अपनी ज़ात के साथ सिंसियर ना हो फिर उससे क्या शिकवा करना आपने। और आई डोंट नो कि क्या क्या सिचुएशन है आप लोगों की। आपके ख्याल में तो आप अक्लमंदी की इंतहाओं को छू रहे होंगे। आपसे ज़्यादा कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी किसी के पास, आपसे ज़्यादा कोई अच्छा सोच नहीं सकता होगा। बहुत सारे गलत ख्यालात आप पाल के बैठे हुए हैं। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि जब आप, क्योंकि नीयत एक जैसी होती है कि इधर ऐसे हैं वहाँ पे भी वैसे हैं, सारे वो उसी तरह। तो कोई थोड़ा कुछ टेम्पो बनाओ यार, क्योंकि आप लोगों का पैसा लग रहा है, मुझे उससे क्या है। लेकिन एक बंदे को, इंसान को होता है बीइंग अ टीचर कि मेरे पास ये स्टूडेंट आए थे और काश कि मैंने इनको थोड़ा गाइड किया होता और ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते। नॉट अबाउट दिस कोर्स, एक पूरा ये इसी तरह ही है। प्रीवियस आप ऑनलाइन में रहे, आई डोंट नो कि आपने क्या प्रोग्रेस की है, कहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई हैं। तो आप वक्ती तौर पे कुछ फ़वाइद को सामने रख के बैठे हुए हैं, जो कि बहुत सून आपको बड़ा जो है ना वो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। तो कुछ थोड़ा सा आप लोग जो है ना वो अपने ऊपर कोई ख्याल किया करो। आप लोगों को कोई गाइडलाइन दे दो वो नहीं करनी होती, कुछ और कह दो वो नहीं करना होता, मतलब कुछ और भी एक्टिविटीज़, मतलब आई डोंट नो कि क्या आप लोग करना चाहते हैं। दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और वो कोई भूल गया, किसी को याद नहीं है, किसी ने किया नहीं, एंड रिजल्ट ये है ना कि काम नहीं हुआ। और मैं बहुत दफ़ा सोचता हूँ कि आप लोगों को आपके अपने हाल पे छोड़ दिया जी, क्योंकि जो वक्त होता है ना वो सबसे बेहतर इंसान को गाइड करता है, और वो ऐसा गाइड करता है कि फिर इंसान देखता है कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन फिर इंसान को होता है कि नहीं यार इनको बता दो, वो आप लेक्चर का टाइम ज़ाया करते हैं, आपको चीज़ें बताई जाती हैं और आप मतलब सारी चीज़ें फजूल ही कुछ कर रहे हैं आप लोग ना। उस दिन भी जब आपने क्विज़ बंक किया तभी मैंने आपको गाइड किया था कि थोड़ा सीरियस हो जाओ। आई डोंट नो कि कब आप लोगों ने सीरियस होना। खैर मुझे क्या है, मैं कौन सा मतलब कर रहा हूँ आपके लिए, इट्स अप टू यू गाइस। अच्छी बात है, इसी तरह ही वो है ना मीम्स के, इसी तरह शुगर लगाते रहें और बस इसी तरह कंटिन्यू, इंशाल्लाह जल्द आप फ़ायद पर पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा बड़े हो जाओ, और कितना आप लोगों ने बड़े होना है ना। खैर एनी हो, हैव अ गुड टाइम। चलें जी, खैर हम करते हैं स्टार्ट। स्लाइड शो हो रही है आपके सामने? यस यस सर। सर। स्लाइड शो हो रही हैं और आप माइक को सारे म्यूट कर दो, आप सो जाएं, ठीक है। मैं यहाँ पे एफएम पे एक बड़ा एक जो ताबनाक किस्म का एक लेक्चर देता हूँ, आप सारे म्यूट करके डेड हो जाएं, और बस उसके बाद फिर जब मीटिंग लीव वो का टाइम होगा तो एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए आ जाना और सारे उसको कर लेना। क्या मतलब एक फजूल किस्म का सेटअप क्रिएट करवाया हो आप लोगों ने।
पार्टिसिपेशन होती है फ्रॉम द बोथ हैंड्स, और कोई अता पता ही नहीं है। चलें जी, खैर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक आपके सामने एक इंसुलेटेड एक रिजिड टैंक है, और उसके अंदर इनिशियली कंटेन्स 1.5 मैस दिया हुआ आपको ब्रिटिश यूनिट में, और गैस जो है वो हीलियम है, और उसका एक सर्टन टेम्परेचर है और उसका एक सर्टन प्रेशर है, राइट। सो अ पैडल व्हील विद अ पावर रेटिंग ऑफ आपको हॉर्स पावर में कुछ पावर दी हुई है, तो साफ ज़रा स्टैंडर्ड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। और पैडल व्हील है, हमें पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर आप कोई ना कोई वर्क डन कर रहे होंगे, और उसकी पावर रेटिंग आपको बताई हुई है 0.02 हॉर्स पर। दैट मीन्स कि आपको किलो वाट के अंदर या वाट के अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पावर की वैल्यू हमें बताई हुई है। इज़ ऑपरेटेड विद इन द टैंक फॉर 30 मिनट्स, तो टाइम भी बता दिया, पावर है या हमारे पास टाइम है, दोनों चीज़ें। तो कहीं अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी हो या शाफ्ट वर्क कैलकुलेट करना हो, ठीक है, सो वी कैन कैलकुलेट इट। हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इवेंचुअली डेफिनेट सी बात है जब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है वो ये है कि फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना और फाइनल प्रेशर ऑफ द हीलियम गैस फाइंड आउट करना है। और अब इसमें क्या हमारे पास ओवरऑल के एक स्टेज आपको क्लियर कर दी गई है कि ये टैंक का मैस है, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है। और दूसरी स्टेज तब बनेगी जब आप पैडल व्हील को यहाँ पर उसको कुछ सर्टन पावर देंगे, कुछ सर्टन टाइम के लिए उसको चलाएंगे। फिर क्या सिनेरियो डेवलप होता है वो हमें नहीं आइडिया, और वही आपने उसी स्टेज के ऊपर, फाइनल स्टेज के ऊपर टेम्परेचर फाइंड आउट करना और प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया, एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक, ठीक है। और रिजिड टैंक की वजह से आपको पता है कि ये आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर अर्ली स्टेजेस पे सीखा था कि रिजिड टैंक मींस कि उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी राइट साइड पे जो पिक्चर बनी उसमें भी अगर आप देखें तो V2 और V1 उसने एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया हुआ। ये क्यों लिया हुआ कहीं जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये रिजिड टैंक के वर्ड की वजह से उसने एक कांस्टेंट वॉल्यूम लिया। और स्टेट 1 और स्टेट 2 जो है, स्टेट 1 के ऊपर प्रेशर उसको पता है 50 PSI है, और स्टेट 2 पे उसको प्रेशर नहीं पता, और वो फाइंड आउट करना चाह रहा है, ठीक है। सो ये उसने एक सिनेरियो बिल्डअप किया है, क्योंकि जब वो पैडल व्हील को घुमाएगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली जो चीज़ें हैं, हाँ जी सर ये जो पावर प्रोड्यूस हो रही है 0.02 हॉर्स पावर, सर ये उस मतलब पैडल को घुमाने के लिए जो यूज़ होगी वो बताइए उसने। जी जी, ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, ये हम खुद से अप्लाई कर रहे हैं उस यस पैडल सर। व्हील को घुमाने के लिए, क्योंकि अगर उसको घुमाएंगे तो कोई ना कोई एनर्जी लगेगी तभी वो मूव करेगा ना, ठीक जी है। सर। सो ये उस पे जो हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं ये वो है, ठीक है। ठीक है। सो वो हमने देख ली। सो अब इसमें ये है कि डेफिनेट सी बात है जब आप उसको मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल्स उसके हीलियम गैस के कोलाइड करेंगे, और उसकी वजह से इंटरनली टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो राइज होगा, ठीक है। तो विद इन द टैंक जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होना है वो होगा, ठीक है। और उसके ऊपर हमें फाइंडिंग्स करने के लिए कहा गया। तो ये एक इनिशियल स्टेज पे एक पिक्चर है हमारे सामने। अभी सामने हमें नज़र आ रहा है कि उसने सबसे पहले वर्क फाइंड आउट किया हुआ। तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि शाफ्ट के ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं वो कैसे होगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर की भी वैल्यू है, टाइम की भी वैल्यू है। हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि ये कैसे कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश यूनिट में हम प्रोसीजर को जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। और फिर आपने क्या करना है कि फिर साफ ज़ाहिर है हमने, क्योंकि हमारा मकसद वर्क कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मकसद है फाइनल टेम्परेचर को कैलकुलेट करना, फाइनल स्टेजेस के ऊपर टेम्परेचर बताना है हमने। तो वो हम बड़ा इजीली बता सकते हैं वो किस तरह से, कि अगर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को देखें, इसको अगर यूटिलाइज़ करना चाहें, क्योंकि वैसे डायरेक्टली एक ही हमारे पास चीज़ है कि हम टेबल को यूज़ कर लें, लेकिन स्टेट 2 पे हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ख़ास डेटा अवेलेबल नहीं है सच के हम टेबल को डायरेक्टली यूज़ कर सकें। तो अदर देन दैट हमारे पास कोई टेम्परेचर का कोई ख़ास फार्मूला भी नहीं है। हाँ, टेम्परेचर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के अंदर
यूज़ हो सकता है। अब वो हमने सीखा भी है, वो अभी भी देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को लाट से मैंने लिखने की कोशिश की। मैं अगर एनर्जी बैलेंस के राइट साइड पे देखूं, जो डेल्टा ई है, उसमें हमको पता है कि इंटरनल, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस उसके अंदर होते हैं। और ये हमें पता है कि ये स्टेशनरी सिस्टम है, ऐसा ही है, मूव तो नहीं कर रहा ये सिस्टम। नो सर। नो सर। ठीक है। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो ये यहाँ पर ज़ीरो हैं। तो इवेंचुअली जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है नॉन फ्लोइंग फ्लूइड की, ऐसा फ्लूइड जो कि मूव नहीं कर रहा, उसकी जो रिमेनिंग डेल्टा ई बचती है, दैट इज़ डेल्टा यू। ठीक है, एक स्टेशनरी जो सिस्टम होता है उसकी डेल्टा ई की जगह क्या आ जाता है, डेल्टा यू। और हमें ये भी पता है कि डेल्टा यू जो है, ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि यू का ताल्लुक जो होता है वो सी वी के साथ है, और जो डेल्टा एच है उसका ताल्लुक सी पी के साथ है। तो अगर मैं डेल्टा यू के इक्वल एक फार्मूला अगर लिखूं, जो कि राइट साइड पे सबको फार्मूला नज़र आ रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करें कि डी यू इज़ इक्वल टू एम यू टू माइनस यू वन, ये वही है, मैंने स्पेसिफिक में उसको लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, MCV एवरेज T2 माइनस T1, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेल्टा, है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा यू का जो फार्मूला है, ठीक है, डेल्टा यू का जो फार्मूला है उसकी जगह आपके पास वर्ड आ रहा है सी वी डेल्टा टी, ठीक है, सी वी डेल्टा टी। और हमें पता है कि u के 3 तरह के फार्मूलाज होते हैं, थ्रू टेबुलेटेड फॉर्म, थ्रू इंटीग्रेशंस या थ्रू एवरेज फार्मूला। तो ये थर्ड वन वाली टेक्निक यूज़ की गई है कि सी वी एवरेज T2 माइनस T1, और ये हम करना चाह रहे हैं। इसमें T1 हमें पता है, T2 हमें नहीं पता, वो हमने कैलकुलेट करना है। और मैथ्स भी हमें बताया गया डेटा के अंदर, सी वी हम टेबल से देख लेंगे। और उसके अलावा क्या बचता है, अब ई इन माइनस ई आउट को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। ई इन ई आउट में हीट भी इन आउट हो सकती है, लेकिन चूँकि इंसुलेटेड रिजिड टैंक है, इंसुलेशन हुई हुई है, तो हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा, जैसे एडियाबैटिक सिस्टम का होता है। ठीक है, सो हमारे पास और ओवरऑल थ्रू पिक्चर्स, थ्रू स्टेटमेंट्स, कहीं भी हमारे पास कोई भी ऐसी सपोर्टिव स्टेटमेंट नहीं है जिससे हमें फील हो रहा हो कि क्यू इन क्यू आउट हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, सो क्यू इन क्यू आउट का फैक्टर नहीं है, और मैस इन मैस आउट का फैक्टर वैसे ही नहीं है ड्यू टू द क्लोज सिस्टम। तो जो चीज़ बच रही है वो वर्क इन और वर्क आउट है, तो उस पर डिस्कशन हो सकती है। अब वर्क इन हम खुद से कर रहे हैं, वो हमें स्टेटमेंट के थ्रू भी पता चल रहा है कि एक शाफ्ट वर्क इन हो रहा है सर्टन पावर और सर्टन टाइम के लिए वो पावर यूज़ हो रही, तो वो हमें पता है कि शाफ्ट वर्क इन हो रहा है। अब उसकी बाउंड्री भी मूव नहीं कर रही है, रिजिड टैंक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, बाउंड्री वर्क भी नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिक हीटर ऑन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक वर्क भी नहीं हो रहा, कोई स्प्रिंग वगैरह भी नहीं लगा हुआ, डब्ल्यू बी आउटपुट के तौर पे भी हमें नहीं मिला, एक ही जस्ट वर्क हमें मिला, दैट इज़ डब्ल्यू शाफ्ट इन। ठीक है, सो उसको हमने लिख दिया, और वो हमें पता है कि वो पावर इनटू टाइम होता है। सो अब अगर इस अगर मैं नैरो डाउन करूं इस पूरी इक्वेशन को, तो उसके अंदर क्या अननोन बचा है आपके पास, T2 सर। T2 जो है वो लेट से जी मैंने फाइंड आउट किया। अच्छा, इसमें एक और बहुत एक जो है वो एक डीप कॉन्सेप्ट है कि मैं CV जो एवरेज होता है, CV एवरेज का मतलब होता है एट एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, और एवरेज टेम्परेचर क्या क्या मतलब होता है कि T1 और T2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक एवरेज टेम्परेचर निकाला जाए, और उस एवरेज टेम्परेचर के ऊपर CV को कैलकुलेट किया जाए, यही CV एवरेज का मतलब होता है। यस सर। लेकिन यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि यहाँ पर तो T2 आपको पता ही नहीं है, बात समझे, T2 तो हमें यस पता ही सर। नहीं है, T2 तो अननोन है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में इस तरह की बात करना कि हम CV एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, या मतलब थोड़ा मायूब सा लग रहा है। तो देखते हैं कि ये जो मैंने इशू आपको बताया, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या अवेलेबिलिटी है, ऐसी क्या चीज़ है जिसकी मदद से हमारे पास CV एवरेज आ जाएगी, और ताकि हम T2 को प्रॉपर कैलकुलेट कर सकें। तो ये जो बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि as we pointed out earlier, the ideal gas specific heats of
यानी कि जो आइडियल गैसेस हैं उनके जो स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यूज़ हैं, अब आइडियल गैसेस में तो बहुत सारी गैसेस आती हैं, यहाँ पर वो किन की बात करने लगा, ऑफ मोनोटॉमिक गैसेस, ठीक है। मोनोटॉमिक गैसेस जिसमें यानी कि मोनो मीन्स वन एटॉमिक गैसेस वाली जो हैं, और उनके अंदर हीलियम इज़ बीइंग वन ऑफ देम आर कांस्टेंट। तो इसमें क्या है कि जो उनके T1 के ऊपर जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी वही T2 के ऊपर होगी, वही उनके एवरेज टेम्परेचर के ऊपर होगी। तो जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, आइडियल गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस, उनके जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ है, आइदर दैट इज़ CV या CP, जो भी फॉर्म है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम क्या करेंगे कि जो हम T1 के ऊपर CV की वैल्यू निकालेंगे वही T2 के ऊपर होगी, वही C एवरेज के ऊपर होगी। तो लिहाजा ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था उसका आंसर हमें इस स्टेटमेंट में मिलेगा कि T1 आपको डेटा में गिवन है और उस T1 पे आप CV टेबल के अंदर जाकर देख लें, हीलियम गैस के अकॉर्डिंगली CV देख लें एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि T1 आपको डेटा में गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और तो कोई अननोन नहीं है, जस्ट T2 ही था, तो उसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। क्लियर है सिनेरियो? यस सर। यस सर। ठीक है जी, चलें जी, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, अब आपके सामने नेक्स्ट आ गई है स्लाइड जिसमें प्रेशर को कैलकुलेट करना चाह रहे यस हैं, सर। पार्ट बी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो यस सर। इसमें अब Yes, उसने sir. फाइनल प्रेशर को जो है वो कैलकुलेट करना है। सो फाइनल प्रेशर के लिए वो वही जो आपके पास फॉर्मूला होता है, P1V1 इज इक्वल टू RT1 या P2V2 इज इक्वल टू RT2, उसी फार्मूला को यहाँ पर यूज़ किया गया। और इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर R जो है वो R से कैंसिल आउट है, क्योंकि R सेम ही होता है, आइडियल गैस जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट है। और यहाँ पर रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता है, V2 V1 जो है वो आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रिजिड टैंक है। तो जो हमारे पास चीज़ बचेगी वो P1/T1 बचेगा और इज़ इक्वल टू P2/T2 बचेगा। तो T1 भी हमें पता है, T2 पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया, P1 डेटा में गिवन था, तो P2 आप वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्टर के क्या यूनिट्स हैं। अब हमने एक डिटेल के अंदर इसका प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किया, दैट इज़ द वे कि कैसे इसकी कैलकुलेशंस करनी है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि जो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन 0.5 क्यूबिक मीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 400 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, हमारे जहन में एक पिक्चर आ गई कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस किस तरह की होती है, वॉल्यूम इनिशियली उसका बताया हुआ है, ठीक है जी। और सब्सटेंस जो है वो दैट इज़ अ नाइट्रोजन गैस, और 400 किलो पास्कल जो है वो आपके पास प्रेशर है, और टेम्परेचर। ये स्टेज 1 की सारी चीज़ें हमें पता है। मैं इसको स्टेज 1 क्यों कह रहा हूँ ये भी अभी पता चल जाता है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक हीटर विद इन द डिवाइस इज टर्न्ड ऑन। जब इस तरह की मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो साफ ज़ाहिर है अब हीटर को टर्न ऑन करने के बाद क्या सिचुएशन होती है, दैट विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन। सो इसीलिए इस फिक्रे से पहले वाली चीज़ों को मैं स्टेट 1 कह रहा हूँ, बिफोर द हीटर जो है। और अब उसको द हीटर इज़ गोइंग टू टर्न ऑन और एंड इज़ अलाउड टू पास अ करंट, वो हमें पता है, उसने करंट बता दिया, टाइम बता दिया, वोल्टेजेस बता दिया, ऐसा पहले भी हमने देखा हुआ है। और ये क्यों उसने बताया कि इलेक्ट्रिक हीटर है, तो जब इनको इलेक्ट्रिक वर्क कैलकुलेट करना होगा, W इलेक्ट्रिक इन वगैरह, तो ये पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वोल्टेज इंटू करंट पावर और पावर इंटू टाइम, तो तब वहाँ पर ये इलेक्ट्रिक वर्क इन कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे अभी शॉर्ट वर्क इन कैलकुलेट। तो ये स्पेसिफिकेशंस हमें वहाँ पे हेल्प आउट करी। नाइट्रोजन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सो दैट इज़ ऑब्वियस कि इसने एक्सपैंड होना है, इसका वॉल्यूम चेंज होना है, अब कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है। नाइट्रोजन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अब प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम ने चेंज होना है।
अब V1 V2 के बराबर नहीं है। एंड हीट लॉस ऑफ 2800 जूल अकर्स, और हीट लॉस भी हो रहा है क्यू आउट के तौर पे 2800 जूल्स आपने यूज़ करने हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। अगेन उसी तरह आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में जाएंगे और आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर मैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को यूज़ करूँ E in माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, अगर मैं करता हूँ तो डेल्टा ई यहाँ पर भी डेफिनेट सी बात है, एक स्टेशनरी सिस्टम है, डेल्टा कैनेटिक और डेल्टा पोटेंशियल ज़ीरो है, और उसके अलावा मेरे पास डेल्टा यू बच रहा है। अच्छा मैं ये बताएं कि और भी कुछ चीज़ें बच रही हैं जिस पे भी मैं कमेंट नहीं करना चाहता, पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों से करता हूँ कि यहाँ पर सी वी इन्वॉल्व होगी या सी पी इन्वॉल्व होगी अगर मैंने करनी है तो, या दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आएगी या एंथैल्पी आएगी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में? सर इंटरनल एनर्जी। यस सर, इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम है। क्या इसको कह सकते हैं सर? इंटरनल एनर्जी आएगी एडियाबैटिक। सर इसमें आई थिंक सर इंथैल्पी है क्योंकि वो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो इंथैल्पी U प्लस PV। और जी कोई कमेंट वगैरह? हाँ जी, इनके अलावा कोई बताए कि क्या इंडिकेशन हमें मिल रही है कि ये इसमें इंटरनल एनर्जी इन्वॉल्व होने वाली है या एंथैल्पी इन्वॉल्व होने वाली है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी दैट इज़ यू डेल्टा यू, यानी कि उसको हम लेंगे, और इन चेंज इन एंथैल्पी जो है वो यू और पीवी का कॉम्बिनेशन है। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट कहाँ पे लिखा हुआ है? यानी कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट में कहीं जिक्र है उसका? प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का तो कहा हुआ कि नाइट्रोजन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है? नो सर सॉरी गलत हो गया, प्रेशर हाँ जी, कांस्टेंट होगा। हाँ जी, और कोई जी? खैर चलें जी, अल्लाह तवक्कल, और चलें जी। सो इसमें क्या है आपके पास कि बाउंड्री यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो नाइट्रोजन जो है उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, और वॉल्यूम जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? बाउंड्री उसकी मूव करेगी, और जब बाउंड्री मूव करेगी तो दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी के साथ प्लस पीवी का कम्बिनेशन है, यू प्लस पीवी है, तो ये चेंज इन इंथैल्पी को डील करेगा। और अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता, बाउंड्री मूव ना कर रही होती, तो ये डेल्टा यू को डील कर रहा होता। और अगर डेल्टा यू को डील करें तो फिर सी वी डी टी का फॉर्मूला यूज़ होता है, जब डेल्टा एच को डील करें तो सी पी डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ होगा। सो लेट्स सी के जी हमारे पास इवेंचुअली, अभी हम आते हैं वापस, ज़रा यहाँ पे देखें को मिडल में डेल्टा एच का फॉर्मूला यूज़ हुआ है। चलें जी, खैर तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है। मेरे जहन में आया कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में लगा लूँ, और ई माइनस आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, फाइन मैंने कर लिया। कनेटिक पोटेंशियल ज़ीरो है, स्टेशनरी सिस्टम है। देन मेरे पास क्या है, ई इन माइनस ई आउट में हमने जिक्र किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर टर्न ऑन था, बाउंड्री को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रिक वायर्स अंदर जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक वर्क ही होगा, और हीट इन नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक वर्क इन हो रहा है, क्योंकि या हीट नहीं होना था या वर्क नहीं होना था। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि वो विल डिसाइड ऑन अ बाउंड्री, और ऐसे सारे मामला करके हमें पता लगना शुरू हो गया कि दैट इज़ इलेक्ट्रिक वर्क इन। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? पावर इनटू टाइम। पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट, वी कैन फाइंड इट आउट। ओके जी, डब्ल्यू आउट क्या है? इसमें है बाउंड्री वर्क
होगा। सो वो हमने लिख लिया, W in माइनस Q out माइनस WB। अब WB भी हमने लिख दिया, बाउंड्री वर्क होगा और साफ ज़ाहिर होना है इलेक्ट्रिक वर्क इन माइनस WB आउट। ये तो था वर्क कमेंट, ठीक है। WB आउट कितना होना है वो देख लेते हैं मामला ज़रा। और अब हीट की बात कर लेते हैं, क्या कोई हीट इन हो रही है? तो हीट इन नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक वर्क इन हुआ था। नो डाउट के हीटर है और अंदर हीट मिलेगी उसको, लेकिन बाउंड्री के ऊपर फैसला लेना होता, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक वर्क इन। रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो ओवन वाले हमने पढ़े थे। और क्यू आउट का उसने खुद से मेंशन किया हुआ, दैट्स फाइन, हमने लिख दिया। और क्यू इन अगर कोई नहीं है तो फॉर्मूला में क्या होता है, क्यू इन माइनस क्यू आउट, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ, माइनस क्यू आउट। ओके जी। और इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसी तरह अब बाउंड्री वर्क और डेल्टा यू मिल के क्या बनाएंगे, डेल्टा एच। डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी वी, ठीक है। वॉल्यूम का पी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और डी यू, इनका जब हम कम्बिनेशन करते हो तो हमारे पास डेल्टा एच बन जाता है। ये एक एग्जांपल का पार्ट नंबर 1 भी था कि क्या इंटरनल एनर्जी और बाउंड्री वर्क दैट कैन बी कंबाइंड इनटू वन टर्म डेल्टा एच, और हमने वहाँ पे प्रूव भी किया था जहाँ पे ऑथर ने फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट डायरेक्शंस ली थी, अगले में डिफरेंट ली थी। सो खैर अब इसमें हम देखें कि डेल्टा एच होता है, और डेल्टा एच साफ ज़रा कैप्स में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कोई टेबल यूज़ करते हैं या वैसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो स्पेसिफिक के फॉर्म में होता है। सो हमने इसको लिख लिया MH2 माइनस H1, और ये फॉर्मूला हमें बता रहा है। और ये वैसे भी हमने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो पर यूनिट मास के अंदर होती है, यानी कि वो स्पेसिफिक एनर्जी की फॉर्म में हो रही थी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट्स हैं तो इसलिए स्पेसिफिक फॉर्म में जाने की कोशिश करें। तो मास इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, अब H है तो उसके साथ CP डेल्टा T का फॉर्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ ऑब्वियस। उसमें CV का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा जैसे पिछले में हुआ था, क्योंकि पिछले में बाउंड्री वर्क नहीं था, यहाँ पर है। और क्या चीज़ें जी फाइंड आउट हमें करनी है, मैथ्स का भी हमें नहीं पता, वो अभी पिछली स्लाइड में देखते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। और T2 T1, इसमें T1 का हमें आइडिया है, T2 हमने फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रिक वर्किंग भी हम निकाल सकते हैं, हीट लॉस भी हमें पता है, तो मैथ्स वगैरह हमें नहीं पता, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने इलेक्ट्रिक वर्क इन आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, दैट इज़ पावर इनटू टाइम, और वोल्टेज इनटू करंट पावर होता है, निकाल लिया इलेक्ट्रिक वर्क। अब मैथ्स जो नाइट्रोजन का वो आपने निकालना है, तो मैथ्स का वही फॉर्मूला P1 V1 इज इक्वल टू MRT1 या P2 V2 इज इक्वल टू MRT2। तो हमें स्टेट 1 के ऊपर डेटा दिया हुआ, तो हमने स्टेट 1 वाले फॉर्मूला को प्रायोरिटी देने की कोशिश की ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो यही जो फॉर्मूला M इज इक्वल टू P1 V1 RT1, ठीक है, वो हमने लगा दिया। P1 भी है, T1 भी है, आइडियल गैस कांस्टेंट हमारे पास नाइट्रोजन का थ्रू टेबल हम देख लेंगे कि कितना होता है, और प्रॉपर हमने कैलकुलेट कर लिया। और प्रेशर कांस्टेंट था, तो आप देख लें कि स्टेट 1 और स्टेट 2 के ऊपर 400 ही है, जो स्टेट 1 का प्रेशर था वही स्टेट 2 का। और वॉल्यूम इनिशियल स्टेजेस के ऊपर 0.5 है, ठीक है। और स्टेट 2 के ऊपर चूँकि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे तो उसने कैलकुलेट नहीं यहाँ पर किया कि कितना वॉल्यूम है, लेकिन जस्ट उसने एक डायग्राम के थ्रू के अंदर मेंशन कर दिया कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम, जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं था, तो यहाँ पर आपको उसकी कैलकुलेशन भी सो फॉर नज़र नहीं आई, ठीक है। लेकिन दैट इज़ अंडरस्टूड कि प्रेशर कांस्टेंट है और बाउंड्री मूव करेगी, और नाइट्रोजन एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो डेफिनेट सी बात है 0.5 से वॉल्यूम बढ़कर कुछ और वॉल्यूम हुआ है, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी कैलकुलेशंस, ठीक है जी। एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट द एग्जांपल? यस सर। ठीक है, अच्छा जी। चलें जी, तो आपने करना क्या है कि आपने इस चैप्टर की, अभी हम ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे दैट वाज एग्जांपल नंबर 4.9, ठीक है। तो 4.10 10 एग्जांपल्स इसने आपने इसकी करनी है, ठीक है, जो कि स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन है और इससे रेलिवेंट जो है वो डेटा। अब 4.10 को जो है वो मैं इसको सॉल्यूशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके मैं थोड़ा ओवरव्यू बता के आपको इसको मैं इन अ क्विक वे में एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये उसी तरह की चीज़ें हैं, वही 2-4 बातें उसी को मैं रिपीट किया जा रहा हूँ पूरे चैप्टर में। सो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स एयर है। अब इसमें जो सब्सटेंस है दैट इज़ एयर
एक में नाइट्रोजन थी, किसी में हीलियम है, किसी में एयर है। तो जब आप टेबल यूज़ करेंगे तो फिर हमें उस तरह से देखना चाहिए कि कौन सी गैस है। ये जिन लोगों ने मोलर मैस खुद से वहाँ पर देखा जाके टेबल में, उनको वहाँ पर पता लगा होगा कि वहाँ पर बहुत सारी गैसेस थी, ठीक है। सारी गैसेस के तरतीब वाइज नाम लिखे हुए थे और पर्टिकुलरली उसमें गैस हमने देखनी होती। सो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स एयर, इतना प्रेशर और 27 डिग्री टेम्परेचर। एट दिस स्टेट द पिस्टन इज रेस्टिंग ऑन द पेयर्स ऑफ द स्टॉप्स। अगर आप देखें तो पिस्टन के नीचे दो वाइट कलर के आपको स्टॉप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वो पिस्टन रेस्ट कर रहा है। यानी कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर आप ढकना रखते हैं तो वो कॉर्नर्स के ऊपर आके फिट बैठ जाता है। यहाँ पे स्नैरियो डिफरेंट है ज़रा, लेकिन एनी हो दैट इज़ रेस्टिंग ऑन द स्टॉप्स, यानी कि इसके नीचे नहीं ढकना आने लगा, पिस्टन नीचे नहीं आने लगा, ठीक है, लीड नीचे नहीं आने लगी, तस्वीर में नज़र आ रहा है। एंड द वॉल्यूम इनक्लोज्ड वॉल्यूम इज़ 400 लीटर। अब जो पर्टिकुलरली वॉल्यूम है वो 400 है, पर्टिकुलरली टेम्परेचर 27 है, पर्टिकुलरली प्रेशर 150 है। और अब कुछ और होने लगा होगा, वो हम देख लेते हैं। द मास ऑफ द पिस्टन इज सच दैट 350 किलो पास्कल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। इससे क्या मुराद है कि वो पिस्टन इतना वजनी है कि अगर आपने पिस्टन को मूव करना है तो आपको 350 किलो पास्कल प्रेशर लगाना पड़ेगा। और उसके अंदर अभी कितना प्रेशर है? 150। तो अगर आपको इसको मूव करवाना है तो पहले तो आप अंदर इसको कूलर से कोई हीट दे देते हैं, तो इसने मूव ही नहीं करना। हीट देंगे, प्रेशर टेम्परेचर अंदर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा कि 350 हो जाएगा। 350 के बाद इस पिस्टन ने मूव करना है, अगर आपने इसको मूव करवाना है तो। बात समझ रहे? 150 से आप चीज़ें बिल्डअप करेंगे, यस सर। 350 तक लेके जाएंगे, उसके बाद इसने मूव करना है, अदरवाइज नहीं करेगा। 350 से पहले नहीं मूव करेगा? करवाएं मूव ज़रा। जब एक ये कह रहा है बंदा, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि इसको अगर आपने मूव करवाना है तो आपको 20 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, तब ये टेबल या चेयर मूव करेगी। तो अगर सर, कोई समझ आप जैसा प्यारा स्टूडेंट कहे कि इसको 20 से पहले मूव करवाना है तो मर्जी है उसकी, फिर यस सर। कि उसका वजनी वो मैस उसका इतना है ना कि आप उसको समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है, कि इतनी फोर्स। यस सर। हाँ जी। सो ये सिनेरियो है, अदरवाइज हम आपके लिए गुंजाइश पैदा कर देते तो माजरत रहा। सो द एयर इज़ नाउ हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज़ डबल्ड। आपने एयर को हीटअप किया और इतना उसको हीटअप किया कि उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो चुका है। पहले उसका वॉल्यूम 400 लीटर के अंदर आपको दिया हुआ, लीटर्स के अंदर, क्यूबिक मीटर में नहीं दिया हुआ, वो भी आप देख लेंगे कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। अब उसका वॉल्यूम डबल हो चुका है। फाइनल टेम्परेचर आपने बताना है, वर्क डन बाय द एयर बताना है, और टोटल हीट ट्रांसफ़र टू द एयर बताना है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें 3 सिनेरियो बनने, इसमें 2 सिनेरियो नहीं बनने। ये थोड़ी मुख्तलिफ एग्जांपल किस तरह से कि 150 प्रेशर है तो आप हीट देते गए और आप 350 पे आ गए। 350 तक उसका इंटरनल ही चेंजेस आती रही थी, उसकी बाउंड्री ने मूव नहीं करना। उसकी बाउंड्री ने मूव करना 350 के बाद। और कब तक आपने हीट देते रहना? जब तक कि उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो एक अभी तस्वीर नज़र आ रही है, एक 350 वाला सिनेरियो ज़हन में रखना है, और फिर एक उसके बाद फाइनल सिनेरियो होगा जब उसका वॉल्यूम डबल हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कितनी स्टेजेस बन रही हैं? 3 है। 150 जो भी नज़र आ रही किलो पास्कल, 350 जिस पे कुछ काम होना शुरू होगा, और कब तक काम होता रहेगा? जब तक उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। तो इसको अगर पिक्चर को देखें गौर से ज़रा, तो आपके पास क्या है जी, आप लीटर्स को जब आपने चेंज किया तो आपके पास 0.4 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, और प्रेशर कितना है जी? तो देख के बताएगा कितना प्रेशर है तस्वीर में? 150 किलो पास्कल। तो आप क्या कर रहे हैं? हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक 350 नहीं हो जाता, 350 वाले देखें जिन्होंने क्वेश्चन किया था, जब तक 350 नहीं हो जाता तब तक जो पिस्टन है वो मूव नहीं कर सकता। तो देखें कि 1 और 2 की डायग्राम देखें, 1 और 2 के बाद पिस्टन ने मूव नहीं किया। देखें उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, स्टेट 1 से 2 के दरम्यान में नहीं हुआ। सारी ना एनर्जी सर। कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है? उसके प्रेशर को इंक्रीज हाँ। करने में, इंटरनली बिल्डअप हो रही हैं चीज़ें। अब देर इज़ अ मोमेंट जब 350 हो चुका है, तो अब स्टेट 2 और स्टेट 3 को गौर से देखें। 350 हो गया, अभी भी वो हीट दिए जा रहा है, और कितनी उसने हीट दी है? अनटिल द वॉल्यूम डबल्स। तो 0.4 से 0.8 क्यूबिक मीटर हो चुका है।
यानी कि जितने भी लीटर्स में गिवन था उससे डबल वॉल्यूम हो चुका है। तो आप सिनेरियो बिल्डअप होता देखा कि 1 से कैसे 2 और 2 से कैसे 3 पे गया। ठीक है, यस सर। तो आप तस्वीर को देख के बताएं कि इसमें फाइनल स्टेट 1 है, 2 है या 3 है। फाइनल स्टेट क्या है इसमें? 3 सर। 3 फाइनल स्टेट। 3 सर। ठीक है, 3 इसमें फाइनल स्टेट। ठीक है, तो जो कैलकुलेशंस फिर आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, 3 के अकॉर्डिंगली। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, ये चैप्टर नंबर जो 4 था उसकी क्या हेडिंग क्या थी? उसमें ओपन सिस्टम पढ़ रहे थे, क्लोज सिस्टम पढ़ रहे थे? क्लोज सिस्टम सर। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम सर। क्लोज सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक। ओके जी, अच्छा टेबल में कुछ चीज़ें सामने आपके रखता हूँ सर। अच्छा, अभी आपके सामने बुक है, पीडीएफ यस फॉर्म सर। में बुक ओपन? यस सर। यस सर। टेबल। टेबल। यस सर। ओके जी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ना तो ये देखें एयर, आर्गॉन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन और वगैरह वगैरह, मोनो और ऑक्टेन, नियोन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट गैसेस हैं आपके पास में। ये देखिए गैस कांस्टेंट्स भी दिए हुए हैं, फार्मूलाज भी दिए हुए हैं, ये सीपीज भी दी हुई हैं, सीवी भी दिया हुआ है, ये के सीपी सीवी की रेशो भी दी हुई है। ठीक है, सो लिहाजा जब मैं ये बातें करता हूँ कि ये टेबल्स में से कैलकुलेट होंगे तो उसमें, और ये मोलर मास का जिसको कह रहे थे कि जी ये देखें ये भी गैसेस हैं, ये मोलर मास हैं, ये गैस कांस्टेंट्स हैं, तो हमें वैल्यूज़ जो हैं उनकी सारों की जो है वो दी हुई हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने देखना है कि हम किस तरह से चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स थी हमने उनको थॉरोली डिस्कस किया है। ठीक है, और अभी तक मैं खैर सेमेस्टर एंड होने वाला, लेकिन मैंने बड़ी मोटिवेशन वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, लेकिन मोटिवेशन वो मंजिल तक नहीं पहुंची। ये मतलब ये मैं नतीजे पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं सागर बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। तो ये मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूँ कि जो मोटिवेशन जहाँ तक पहुंचनी चाहिए थी ना, वहाँ पे मोटिवेशन नहीं पहुंची। पता नहीं आपने दरवाज़ा बंद किया हुआ है मोटिवेशन वाला, ये क्या किया हुआ। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन मैं कहीं से ख़रीद के लेके दे सकता तो मैं थोड़ा ख़र्चा भी कर लेता आप पे कि यार चले स्टूडेंट हैं तो इनको 100-150 की मोटिवेशन ख़रीद के दे दो या अकल ख़रीद के दे दो, ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो लेकिन चलें, खैर उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा महसूस करते होंगे और को बेहतरी की तरफ किसी दिन चले जाएंगे, चाहे मेरे सेमेस्टर के बाद ही चले जाएं। अच्छा जी, सो और ये मुझे भी पता है कि जब आपने कोर्स पढ़ा तो स्टूडेंट थोड़ा आइडिया लेता है कि कोर्स किस टाइप का और ये वो, तो लोगों ने आपको डिफ़िकल्ट कोर्स और इस सेंस में ही कहा होगा, लेकिन आपने देखा है अभी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जिसमें मैंने ख़ास करके कभी कोई कहानी करवाई हो, को गोल सीन किया हो। लेकिन उसके बाद भी मतलब यानी कि मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट किसी मतलब को थोड़ा बेहतर कॉन्सेप्ट के पॉइंट पे हों, लेकिन वो आ नहीं रहा पॉइंट। पता नहीं आपने कब खुशी, मुझे यानी कि खुशी आप लोगों ने कब देनी है। तो मैं एक ही मेरा मरकज़ी ख्याल है लाइफ का कि आसानियाँ पैदा करें। ठीक है, अगर मैं लेट से एफर्ट पुट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाए, और आपको चाहिए कि आप भी एफर्ट पुट करें कि अगला बंदा खुश हो, टीचर आसान हो, आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इंसानियत का यही मकसद है कि आसानी पैदा करो। जो आसानी पैदा करता है उसके लिए आसानी पैदा हो जाती है, उसको आगे पीछे भी इन्वायरमेंट में आसानी नज़र आती है। जुगाड़ी बंदे को हर टाइम जुगाड़ ही नज़र आएगी, उसके इर्द गिर्द भी उसको मसाइल में वो घिरा हुआ नज़र आएगा और सारी ज़िंदगी उसकी इसी क्लोज लूप में गुजर जाएगी। सो कोशिश करो कि आसानी पैदा करो, जो भी आपका रोल है, औलाद का रोल है वहाँ पे आसानी पैदा करो, स्टूडेंट्स का रोल है वहाँ पे एज अ फ्रेंड
पूरी कम्युनिटी पे जो इंसानियत का मकसद ये है कि ईज़ जो है वो उसको प्रोड्यूस करो, ठीक है। आपको यहाँ पे वो जैसे छोटे एरियाज़ के अंदर शहरी पे लोगों को उठाया जाता है ढोल की थाप पा के, उठ जाओ जी शहरी, आप को के पीछे बंदूक लेके गन लेके, ठीक है, सीटियाँ बजानी पड़ती हैं जी, फलाना बंदा वो कहता है जी सर, फलाना बंदा वो कहता है जी सर। ये ऐसे तो नहीं पढ़ाई होती। आप पैसे दे के भी आप इस नहज पर हैं कि शायद ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ्री चीज़ होती है और आपका दिल ही नहीं कर रहा होता, वॉलंटियरली आप वर्क कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे कुछ बेहतरी होगी, होगी जी बेहतरी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह तो सारे कह दें, कुछ ज़बर ज़ेर भी लगा के कह रहे हैं बड़े प्यार से। सर हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह सर। बस इरादे की भी नेकी है। यस सर। अल्लाह करे आपको तबलीग वाले ले जाएं किसी दिन, तो आपको पता हो फिर ये इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल वाले को तो वाकई ले जाना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस तरह से बयान करवाएंगे ना तो फिर बेटा फिर नहीं आवाज़ निकलनी। सो मैथ्स हमारे पास जो चैप्टर नंबर जब हमने 5 स्टडी आगे करना है ना, तो इसमें हमारे पास जो 4 था वो तो क्लोज सिस्टम था, ये आपके पास क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। अब ओपन और क्लोज में क्या फ़र्क होता है? सर ओपन में हमारे सर पास हीट वगैरह एक्सचेंज हो जाती है, मतलब चेंज हो सकती है उसमें। सर क्लोज सिस्टम में मास इन आउट नहीं होता, और यस सर। ओपन सिस्टम में जो है वो मास इन आउट हो सकता है। मैस इन आउट इसमें इस चैप्टर में और उसमें बस ये फ़र्क है कि यहाँ पर मैस इन आउट होगा, ओपन सिस्टम में मैस इन आउट होगा। अब इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जब आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें आप इन आउट इसमें भी ज़ीरो करेंगे या आप ज़ीरो करना छोड़ देंगे मैस इन आउट? सर ये डिपेंड करता है कि सिस्टम हमारे पास कैसा, ओपन अब सिस्टम में डिपेंड कर गया है, अब ओपन सिस्टम में अब कितना डिपेंड करना है? तो सर मास इन आउट होगा फिर। चैप्टर नंबर 5 में डिपेंड कर गया कि मैस इन आउट आपके पास जो है वो होगा। फॉर एग्जांपल आप वाटर टब की यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे नल होता है मैस इन आउट हो रहा है, कुछ और चीज़ें बंद करने की कोशिश करते हैं। ये भी कंप्रेसर है, लेट से आपके सामने राइट साइड पे एक साइड से एयर आई है और दूसरी साइड से उसको आपने कंप्रेस करके, कंप्रेसर साफ ज़ाहिर है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी यूज़ हो रहा होता है, एसी वगैरह उसके अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, और गीज़र वगैरह उसके अंदर भी मैस इन आउट हो रहा होता है। कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टरबाइन है, ठीक है, तो टरबाइन के ऊपर भी क्या होता है कि मैस आके सर्टन हिट करता है उसके ब्लेड्स के ऊपर, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर जाता है, लीव कर जाता है और वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर देता है, उसके ब्लेड्स को घुमा देता है और शाफ्ट। ये नोज़ल भी देख रहे हैं, जब पानी वगैरह लगाते हैं पौधों को तो क्या होता है कि एक साइड से वाटर आता है और वो एक फास्ट स्पीड के साथ दूसरी साइड से एग्जिट हो जाता है, ऐसे ही प्रेशर। इसी तरह आपके पास और कौन सी एग्जांपल आपको दी जाए, ठीक है जी, टरबाइन का बता दिया, और ये थ्रॉटलिंग एक वाल्व लगा हुआ है ताकि उसका प्रेशर डिक्रीज़ किया जाए। कोई सर्टन फ्लूइड आया उसके बाद उसने हिट किया और उसकी स्पीड को जो रिड्यूस करके आगे भेज दिया गया। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का इस तरह की डिवाइसेस हो सकती। अब ये क्यों देख रहे थे हम, जब आपने कंप्रेसर किया, कंप्रेसर को लेट से सामने पिक्चर आई, तो ये वो वाली चीज़ है जो कि हमने रेफ्रिजरेंट साइकिल में या हीटिंग के साइकिल में यूज़ करनी। आपको पता है अक्सर फ्रिज वगैरह या फ्रीज़र या डिस्पेंसर या एसी अगर ख़राब था, आप अक्सर कहते हैं कि इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, और वो बड़ा आपको, जब तक आपने भी ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी तब तक वो आपको बड़ा एक मेजर यूनिट लगता है, बीच में एक बड़ा एक मेजर कंपोनेंट होता है जो कि अक्सर ख़राब होता है, एक्सपेंसिव, बट फील्स लाइक कि सारा दारोमदार उसके इर्द गिर्द है, ठीक है। और इसी तरह जो टरबाइन है, जब हम किसी पावर प्लांट की बात करते हैं तो उसमें सारा हमें ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द टरबाइन, ठीक है, और उसमें डेफिनेट सी बात है उसका एक प्रॉपर रोल है। तो ये सारी इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, ये सारी ओपन सिस्टम्स हैं। इन डिफरेंट ओपन सिस्टम्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं तब हमारे पास एक
जो है वो कोई पावर प्लांट बन जाता है, कोई एक पूरा एक साइकिल बन जाता है। अभी हम देखेंगे कि इसी चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हम हीटिंग और कूलिंग का सेटअप डिज़ाइन कर देंगे। इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं कि ये जी फर्नेस है, यहाँ से हीट आई है, ये जी स्टीम बनी है, स्टीम टरबाइन के ऊपर पड़ी है और आगे जनरेटर लगा हुआ और फिर उसके बाद स्टीम ने लीव की है और वो वापस हम उसको टैंक में भेज रहे हैं, क्लोज एक साइकिल बना हुआ। तो ये सारे जो इंजीनियरिंग साइकिल्स हैं जो कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि स्टडी फ्लो प्रोसेस डिवाइसेस जो होती हैं, ये सारी उस टाइप की चीज़ें निकलेंगी। इनको फिर हमने कनेक्ट करके और फिर अब हमने इनसे बहुत जो बड़े काम हैं वो लेने हैं ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, हम रेफ्रिजरेंट हीटिंग कर सकें, हम कूलिंग कर सकें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। अब हमने अपना जो स्पेक्ट्रम है, जो स्कोप है, उसको बहुत ब्रॉड कर लेना है। अब हमने किसी काम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। और ये नहीं है कि आप शद मद और जज़म लगा के ऊंची ऊंची इंशाल्लाह वगैरह सिर्फ नहीं कहना, कुछ करना भी है काम, ठीक है। और Yes, sir. चीज़ें थोड़ी बेहतर करें, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल एक ट्रू सेंस में देखें ना, एक लास्ट कमेंट, आप बिल्कुल ज़रा अपना सेल्फ अगर ऑडिट करें, तन्हाई में बाढ़ के करें ना, तो ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी को समझाना। और जब आपको पता हो कि अगला नहीं समझ रहा, तो फिर अपने अल्फाज को ज़ाया करना और फिर अपने आप को डिग्रेड करना या उस अपने लिए उसके अंदर नफ़रत पैदा करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है जो कि मैं कभी कभी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़ाहरी तौर पे दुनियावी लिहाज से सारे डिसएडवांटेज हैं इसके अंदर। जब आप किसी को सिंसियर होकर कोई भी बात करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि क्या होंगे। दे विल नॉट लाइक यू, सबसे पहली बात, लिसन नहीं करेंगे, कोई रिस्पेक्ट। सो मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कोई आपके एरिया से इलेक्शन नहीं लड़ना। मेरा काम ये है कि अगर मेरे पास आए हैं तो मैं इनको कुछ समझा दूँ और उससे डेफिनेट सी बात है जो मेरा टीचिंग वाला फ्रीज़ है वो पूरा हो जाए, ठीक है। नंबर गेम वही है, ग्रेड वही हैं, वो जो लग रहे हैं, पहले भी लग रहे थे, अब भी लग, वो एक रूटीन मैटर है, ठीक है। वो लूप है, वो चल ही रहा है, वो उसी तरह ही चल रहा है। लेकिन ये है कि अगर मेरी वजह से कोई एक दो भी थोड़ा एफर्ट पुट करने लग जाते हैं तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। और आज के लिए इतना ही। मैंने एक LMS पे एक असाइनमेंट लगाई हुई है, उसको थोड़ा गो थ्रू करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अगले Yes, लेक्चर में sir. उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, Okay, sir. ठीक है। Sir, attendance. अटेंडेंस वाला कौन है? ठीक है, बाकी मीटिंग को लीव कर सकते हैं। कौन है जी अटेंडेंस वाले भाई? Sir, 0 to 7. 0 to 7, ओके। सर 012 एक मिनट 038 एक मिनट शहजादे, क्या हो गया है? खैरियत है? नहीं सर इजी हो जाए। मैं तो इजी हूँ, आप लोग इजी हो जाए ना, जो बोली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर खाते अटेंडेंस लग रही होगी। अच्छा जी, हाँ जी, कौन है जी अटेंडेंस वाला भाई? 0 to 7. एक मिनट सबर 0 to 7, नाम क्या है जी 0 to 7 का? शाज़ेब साहब आते रहा करें, बड़ा अच्छा लगता है हमें जब आप आते हैं, बड़े खुश होते हैं हम टाइम पे। सर मैं टाइम पे ही आता हूँ, आज 2-3 हाँ, सेकंड नहीं लेट वो हो गया। अटेंडेंस बेहतर है आपकी बड़ी मेहरबानी जी, आप वक्त पे आते हैं। हाँ जी, और जी 038 मोहम्मद हसनैन सर। मोहम्मद हुसनैन साहब को देखते हैं हमारे साथ कैसा रिश्ता है। लास्ट टाइम नाराज थे आप हमसे? अब सर लास्ट टाइम नहीं आए ना, पिछले लेक्चर में नहीं थे। ओ यस सर। ठीक हो जाए, चलें। ये आप शाज़ेब को चॉकलेट खिलाइएगा, वो आता रहता है और आप पिछले लेक्चर में नहीं आए। और जी कोई स्टूडेंट? सर 012 बिलाल। 012 बिलाल की अटेंडेंस काफ़ी बेहतर है। बिलाल प्यारा नाम है, लाज रख रहा है नाम की। चलें जी, एक मिनट, ठीक है जी। बिलाल थे, शाज़ेब था और हुसनैन था, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।